वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज है 6 जून 2020 और लगाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा का टेस्ट नंबर 378। इस टेस्ट में फोकस करेंगे हमेशा की तरह समसामयिकी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 378 नंबर का ये टेस्ट है और 4 अक्टूबर को का जो है एग्ज़ाम है। तब तक देखा जाए 600 तक या उससे भी ऊपर टेस्ट जो है वो हो जाएंगे। उन सब का रिवीजन कर लेना एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। एक तरफ है संघ और सामने है उससे संबंधित संस्थापक। सारे के सारे प्रश्न करंट से ही रिलेट हैं। वो कैसे रिलेट करते हों वो अलग चीज़ है, इसलिए अच्छे से इनका रिवीजन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिनव भारत सोसाइटी के सामने बी डी सावरकर लिखा है, युगांतर के सामने लाला हरदयाल लिखा है। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सामने बरिंद्र कुमार घोष लिखा है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है बताइए। देखिए अभिनव सोसाइटी की स्थापना वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने। युगांतर की बारिंद्र कुमार घोष है और हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की लाला हरदयाल ने 1913 में। तो केवल एक ही यहाँ पर करेक्ट है, इंटरचेंज ये होते तो सही होता। फिलहाल ए है इसका उत्तर। तो युग्म केवल एक यहाँ पर सही है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर के द्वारा की गई थी। युगांतर पार्टी की बात करें तो औपनिवेशिक बंगाल में एक अग्रणी क्रांतिकारी संगठन था ये। अप्रैल 1906 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के अधीन कलकत्ता अनुशीलन समिति के भीतर एक केंद्रीय भाग द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र युगांतर की शुरुआत की गई। युगांतर समाचार पत्र को आगे चलकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने का माध्यम बना। युगांतर समाचार पत्र है ना, ये आगे चलकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने का माध्यम बना, इसलिए दूसरा वाला गलत है, क्रॉस होगा उसमें, केवल पहला वाला करेक्ट है। अब देखिए बात करें हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की, तो वर्ष 1913 में इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। क्या थे इसके? सोहन सिंह भखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। और स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जायरे या कांगो नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, ये नदी अफ्रीका महाद्वीप के दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी अफ्रीका उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपातों का निर्माण इसी नदी पर होता है। कांगो या जायरे, एक प्रश्न इससे बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो यही है कांगो जायरे नदी, कांगो नदी एक ही बात है। इसका पहला नाम जो है वो जायरे है, अब इसमें इसको कांगो कहा जाता है। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, करेक्ट है। पहली कौन सी है फिर? नील नदी। जायरे जो है वो अफ्रीका उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है, ये भी सही है। स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपातों का निर्माण भी इसी नदी पर होता है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी इसका आंसर। तो देखिए जायरे या कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है और जल की निर्वहन मात्रा के आधार पर यह अमेज़न के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न कहाँ की है? साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका। इस नदी का अपवाह बेसिन जो है वो नील नदी से भी बड़ा है। यह नदी विश्व का 13% विद्युत का उत्पादन क्षमता जो है वो रखती है। यह नदी अफ्रीका की उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक ओशन में गिरती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बहुत पूछते हैं इसको। स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपातों का निर्माण इसी नदी पर होता है और पहले इसको जायरे नदी के नाम से जाना जाता था, इसलिए कांगो जायरे एक ही बात है। क्लाइमेट चेंज के कारण न्यूज़ में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा पद एंटीफा किससे संबंधित है? एक चर्चा में पद रहा है, समाचारों में रहा एंटीफा शब्द किससे संबंधित है? यह एक फांसीवाद विरोधी गैर संगठन आंदोलन है या फिर चीन का एक ध्वस्त संचार उपग्रह जिसका मलबा अंतरिक्ष में भटक रहा है? हिंद महासागर की 1500 किलोमीटर गहराई में खोजा गया गर्त
यह हाल ही में यूएसए द्वारा कोरोना के लिए खोजी गई एक वैक्सीन। तो कोरोना की वैक्सीन नहीं है, कोई 15,000 किलोमीटर नीचे का गर्त नहीं है, चीन का कोई ध्वस्त कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है जो अंतरिक्ष में भटक रहा है, लाइक ग्रेविटी मूवी में जैसे सैटेलाइट टूट जाता है वो भटकता है वहाँ पर। यह एक फांसीवादी विरोधी गैर संगठन आंदोलन है। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एंटीफा। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में। देखिए एंटीफा जो है वो फांसीवादी विरोधी मतलब एंटी फासिस्ट का एक लघु रूप है। यह एक एकल संगठन नहीं है बल्कि फॉर लेफ्ट लिविंग मूवमेंट के लिए एक सामूहिक शब्दावली है जो अपने प्रदर्शनों में नव नाजियों एवं श्वेत वर्चस्ववादियों का विरोध करता है। इस आंदोलन की उत्पत्ति का संबंध नाजी जर्मनी से बताया जाता है, जबकि इस आंदोलन की कई यूरोपीय देशों में उपस्थिति रही और हाल ही के वर्षों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा में आया और इसका कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा नहीं है। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार इस आंदोलन की उपस्थिति को दर्ज किया गया था और हाल ही में यूएसए में देखने को मिला, इसलिए न्यूज़ में है प्रश्न एंटीफा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा पद का नाम क्या है? मारपोल 73/78 क्या है? मारपोल 73/78 क्या ये पाकिस्तानी की एक सुपरसोनिक मिसाइल है? नहीं है। क्या ये यूएसए का परमाणु संयंत्र से युक्त समुद्री जहाज है क्या कोई? ये भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? यह समुद्री जहाज़ों के परिचालन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। बी ए है इसका आंसर। तो देखिए मारपोल 73/78 जहाज़ों के परिचालन, जो जहाज़ चलते हैं ना ओशन में, समुद्र में, अब चलेंगे तो क्या होगा? तेल का रिसाव भी होगा उसमें, जहाज़ों से कचरा भी जाएगा। अब देखिए जहाज़ों के परिचालन या उनसे आकस्मिक कारणों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर आधारित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा मारपोल कन्वेंशन को 2 नवंबर 1973 को अपनाया गया था। इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल को वर्ष 1976 की समुद्री टैंक दुर्घटनाओं के मद्देनज़र अपनाया गया था। 1976-77 में हुई थी समुद्र की टैंक दुर्घटनाएं, इसलिए 78 में लगभग अगले ही वर्ष 1-2 वर्ष के बाद इस कन्वेंशन को अपनाया गया और जो प्रोटोकॉल है उसको 1978 के तहत अपनाया गया था। बाकी मारपोल कन्वेंशन तो 2 नवंबर 1973 को ही अपना लिया गया था। अच्छा देखिए वर्ष 1973 के मारपोल कन्वेंशन को वर्ष 1978 तक लागू नहीं किया गया था, लेकिन जब इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष 1978 के मारपोल प्रोटोकॉल को अपनाया गया तो इसने वर्ष 1973 के कन्वेंशन को अपने में ही समाहित कर लिया। तो एक समुद्री टैंकर दुर्घटना हुई कब? 1976-77 में, और इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष है 1978। बना तो 73 में तक, बना तो 1973 में था, 2 नवंबर को इसको अपना लिया गया था, लेकिन 1973 को जो है इस प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। यह कौन? इनमें से किसी एक की बात हो रही है, जिसका नेतृत्व और प्रबंधन स्वयं भारतीय उद्योग से संबंधी लोगों द्वारा किया जाता है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और तकरीबन 125 वर्षों से यह भारत की विकास यात्रा को आकार देने तथा राष्ट्र विकास को भारतीय उद्योग की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। क्या नाम है इसका? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ? नहीं है। भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तो हो नहीं सकता। ये बी है इसका उत्तर, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एक सलाह और परामर्शी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के विकास हेतु अनुकूलन वातावरण बनाने की दिशा में काम करता है।
यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। गैर सरकारी है, गैर लाभकारी संगठन है, जिसका नेतृत्व और प्रबंधन स्वयं भारतीय उद्योग से संबंधित लोगों के द्वारा किया जाता है। इस संगठन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9,100 सदस्य हैं और इस संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और तकरीबन 125 वर्षों से यह भारत की विकास यात्रा को आकार देने तथा राष्ट्रीय विकास में भारतीय उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में तियामेन स्क्वायर नरसंहार समाचारों में रहा, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तियामेन स्क्वायर नरसंहार जापान, दक्षिण उत्तरी कोरिया, चीन या फिर हांगकांग? तियामेन स्क्वायर नरसंहार जो है वो चीन से संबंध रखता है, चीन के इतिहास से संबंध रखता है। सी है इसका उत्तर। तो देखिए मुद्दा क्या है, हाल ही में 4 जून 2020 को तियामेन स्क्वायर नरसंहार के 31 वर्ष पूरे हो गए हैं। तियामेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों की जो शुरुआत हुई थी वो अप्रैल 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन शीर्ष नेता और समाज सुधारक हु याबोबांग की मृत्यु के बाद हुई थी, जब हजारों छात्र और मजदूर लोकतंत्र की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। समय के साथ आंदोलनकारियों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी और तानाशाही समाप्त करने तथा लोकतंत्र बहाल करने की मांग भी तेज होने लगी। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन इतनी तेज हो गई कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। ये विरोध प्रदर्शन चीन की सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरने लगे और अंततः चीन की सरकार ने सैन्य शक्ति के दम पर प्रदर्शन को कुचलने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य के साथ 4 जून को चीन की सेना ने तियामेन स्क्वायर में प्रवेश किया और वहां मौजूद गाइडेंस ऑफ डेमोक्रेसी की प्रतिमा को टैंक से उड़ा दिया। जब वहां मौजूद छात्रों और मजदूरों ने इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहा तो सैनिकों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गईं। एक अनुमान के मुताबिक चीन की सरकार के आदेश पर की गई इस तरह की सैन्य कार्रवाई में तकरीबन 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि तियामेन स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शन को चीन के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन कहा जाता है। यह प्रश्न अगर यूपीएससी सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में पूछा जाए कि तियामेन स्क्वायर नरसंहार पर चर्चा कीजिए, तो इतना भी यदि आप लिख देंगे तो आपको 15 में से वहाँ पर 8 नंबर या 7 नंबर तक मिल जाएंगे, यदि आपकी राइटिंग अच्छी है और वर्तनी की गलती नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें करेक्ट है? देखिए यूपीएससी सिविल सेवा की मेंस में है क्या, यही सब तो है, उसी चीज़ से एक्सप्लेनेशन ये बना लेगा, मतलब स्टेटमेंट वाले प्रश्न में प्री में रख देगा, फिर ये सब एक्सप्लेनेशन सीधा सीधा ही क्या आपको लिखना ही पड़ेगा। ये अगर थोड़ा सा आज की डेट में जो आप इसको सुन रहे हो उन टेस्ट को या खुद से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ तो याद आएगा ना उस समय तक कि किससे संबंधित है, थोड़ा बहुत तो लिखोगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले शीर्ष देश हैं। ये दोनों के दोनों सही हैं या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है? अच्छा, इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो पढ़ने से लग जाते हैं कि करेक्ट होंगे। एग्जामिनर फेरबदल कहाँ कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं। वर्ष 2019 में भारत की जगह यूएसए रख दिया मान लीजिए, फिलीपींस की जगह चीन रख दिया, बांग्लादेश पहले रख दिया, लेकिन फ़िलहाल दूसरा भी करेक्ट है। वर्ष 2019 में भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं, तो सी है इसका उत्तर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस का स्थान, तीसरे पर बांग्लादेश, चौथे पर है चीन। भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले शीर्ष देश हैं। इन देशों में वैश्विक आपदा प्रेरित विस्थापन का
लगभग 69% जो है वो योगदान है। और भारत में वर्ष 2019 में कुल 5,37,000 लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ, जिनमें से 5,18,000 लोगों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह एक गैर लाभकारी संस्थान है जो भारत में पर्यावरण विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण की दिशा में इसके योगदान के कारण वर्ष 2018 में इसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार कैसे मिल जाएगा इसको, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। गांधी शांति पुरस्कार मिला था, तो सी है इसका उत्तर। तो कथन सी असत्य है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण की दिशा में इसके योगदान के कारण इसके किसके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वर्ष 2018 में इसको जो है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मतलब यही एक गैर लाभकारी संस्थान है जो भारत में पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और इस संस्थान ने वायु और जल प्रदूषण, अवशिष्ट जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संबंधी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के संदर्भ में आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकने हेतु प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एक रचनात्मक व विज्ञान आधारित संगठन है। इसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना भी है। ये तो पढ़ने से लग रहा है सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी और वर्ष 1987 में इसकी संरचना को नया रूप दिया गया। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के विश्व की बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, प्रदूषण में कमी करना तथा अनावश्यक उपभोग को कम करना, यह सुनिश्चित करना कि गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही संपोषणीय है। मतलब परंपरागत चीज़ों को करोगे यूज़ तो ख़त्म हो जाएंगी ना, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। और गैर परंपरागत क्या है? सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी ऑफ बायोमास। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात हो रही है। बहुत बार ये पूछा गया होगा प्रश्न अलग अलग तरीक़ों से। तो सरकार ने देश के वन्य जीवों की प्रभावी ढंग से तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीव और वनोत्पाद के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार ने जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित करके इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया गया। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सरकार ने देश के वन्य जीवों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा रक्षा हेतु अवैध शिकार, वन्य जीव और उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसके अंतर्गत दंड तथा जुर्माने के प्रावधान को कठोर कर दिया गया। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षी और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत में लागू है। अच्छा, क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? इस तरह के प्रश्न ऐड क्यों किए जा रहे हैं हमारे द्वारा? देखिए, अभी हाल ही में एक केस हुआ, एक पाइनएप्पल के अंदर फायर क्रैकर रख कर वो हथनी बेचारी वो मर गई, जल समाधि ले ली उसने। और फायर क्रैकर किसके लिए था?
जंगली सुअरों के लिए जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन खा गया कोई और, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब यूपीएससी इस तरह के प्रश्न तो कर नहीं सकती ना कि हथनी ने क्या खाया था, पाइनएप्पल खाया था, उसके अंदर फायर क्रैकर थे या कुछ और था, कोई विस्फोटक। लेकिन वो इस तरह से प्रश्न घुमा के पूछ सकती है ना, क्या इस चीज़ के लिए भारत में कुछ है, कोई संरक्षण है, कोई संगठन है, कोई नियम कानून काम करता है, नहीं है। तो कई हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, तो उनसे प्रश्न करेगी ना वो घुमाकर इस तरह से। दूसरे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हाँ भाई हथनी कहाँ की थी, केरल की थी, कर्नाटक की थी, जो काफ़ी न्यूज़ में विवाद में रही, कौन सा फल उसने खाया था। फिलहाल ये 10 प्रश्न थे, अच्छे से आप इसका रिवीजन तो कर लेना, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी रिवीजन की गति को बढ़ा दीजिए। और सी सेट पर विशेष ध्यान देना, सी सेट भी इम्पोर्टेंट है, सी सेट को कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी। चलिए, धन्यवाद।